मुद्रा लोन स्कीम। जम्मू कश्मीर के बैंक वैसे तो लोन देते ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे कह रहा है। लेकिन जब लोन देते भी हैं तो किसे देते हैं? या तो उन लोगों को देते हैं जो करोड़ों रुपए का डिफॉल्ट करके भाग जाते हैं और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो बैंक को 50 करोड़ की बजाय 12 करोड़ 15 करोड़ दे देते हैं। या फिर लोन मिलता है उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी कोई यूनिट चला रहे हैं, जो ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिशमेंट चला रहे हैं, जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये मैं नहीं, मुद्रा के ऊपर किया गया एक सर्वे बता रहा है। इस सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 71% लोनिंग मुद्रा लोन में उनको की गई जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे, जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमर्शियल वायबल यूनिट्स थे। और सिर्फ 29% वो लोग हैं जिन्हें लोन दिया गया अपना नया यूनिट खोलने के लिए, या यूं कहिए जो नए नए एंटरप्रेन्योर बने थे। यानी साफ तौर पर बैंक की प्रायोरिटी है वो तमाम लोग जो लोग ऑलरेडी कोई कारोबार कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी किराने की दुकान है, जिनका ऑलरेडी कोई अपना कामकाज है। जिनका कामकाज नहीं, जो नया कामकाज शुरू करने लगे हैं, उनसे दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज मांगी जाती हैं। और उन फॉर्मेलिटीज में आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी होती है कि क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं। जरा सोचिए, एक गरीब आदमी दुकान खोलना चाहता है, दुकान खोलने से पहले वो इनकम टैक्स भर रहा होगा। ये अगर बैंक की ऐसी सोच होगी तो आप हिसाब लगाइए कि एक आम आदमी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा क्यों। और नंबर 2, बैंक जब लोन देता है तो बैंक आपके बारे में जम्मू कश्मीर में खासकर पड़ताल जब करता है तो पड़ताल करता है आपके रिश्तेदारों से, आपके जान पहचान वालों से। और जान पहचान वालों से क्या, जिनको आप पहली बार मिले होंगे उनसे भी बैंक एक बार पूछ लेता है, ये बताइएगा फलां शख्स हमारे पास लोन लेने के लिए आ रहा है, हम उसको लोन दें या ना दें। जो आदमी आपका गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं, जो आदमी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, जिस आदमी का आपकी लोनिंग के साथ, आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ कोई लेना देना नहीं, जुबानी तौर पर जब तक आपकी वो गारंटी न दे, यानी शहर का एक बड़ा आदमी जब तक आपके पीछे खड़ा नहीं हो, तब तक आपको बैंक लोन नहीं देता। अच्छा, मैंने आपको मुद्रा लोन के बारे में आपको बता रहा हूं। अब मुद्रा लोन में मैंने आपको बताया कि 71% उन लोगों को लोन दिया गया जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे। अब ये लोन किस चीज के लिए दिया गया, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी बातें जम्मू कश्मीर में करी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में वो इंडस्ट्रियल इनकलाब आएगा कि जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो मैन्युफैक्चरिंग पूरे देश भर में जाएगी। उम्मीद ये कि ऐसा ही हो, बिल्कुल ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो, सिर्फ शर्मिंदा ताबीर ना हो बल्कि हमें इस ख्वाब को रिपोर्ट करने का भी मौका मिले। मगर चूंकि ये कहानियां हमने असेंबली में भी बहुत सुनी हैं, ये कहानियां हमने लोकसभा और राज्यसभा से भी बहुत सारी सुनी हैं, और ये बार बार रीट्रेट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल इनकलाब लाया जाएगा, मगर हम उस इनकलाब को अभी तक ढूंढ रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, पूरा दिन ढूंढते रहते हैं कि इंडस्ट्रियल इनकलाब कहीं आ तो नहीं गया, हो सकता है लखनपुर पार कर गया हो, इस तरफ आ चुका हो, हमारी नजर से अभी तक नहीं गुजरा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि लोन, मुद्रा लोन 71% किन के लिए, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं। उसके बाद किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कुल 13% लोगों को लोन मिला। कुल 13% लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया गया। यानी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह होगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप चीज बनाकर बेचेंगे, ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कुल 13%। सर्विसेज, यानी आपने कोई अपना दफ्तर खोल लिया, आपने अपना कोई नया बिजनेस हाउस खोल लिया, आपने कोई होटल खोल लिया, सर्विसेज के मामले में 32.4% लोन, यानी लगभग 33% लोन उन लोगों को दिया गया जो सर्विसेज के सेक्टर में थे। एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोन कुल 1.6% हुआ है। और बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी ये कि जनाब एग्रीकल्चरल जमीन का जम्मू कश्मीर में क्या होगा। जिस यूनियन टेरिटरी में 1.6% लोन एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता हो, उस यूनियन टेरिटरी में यह बात बार बार दोहरा कर कहना कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 90% जमीन एग्रीकल्चरल जमीन है, बेचेगा कोई क्या और खरीदेगा कोई क्या। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में जमीन ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चरल के लिए जमीन का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता उस पैमाने पर जिस पैमाने पर मुल्क भर में होता है। अगर होता तो 1.6% एग्रीकल्चरल लोन नहीं दिए जाते।
अब लोन दिए किसके लिए जा रहे हैं? 53% लोन ट्रेडिंग के लिए, कारोबार के लिए 53% लोन। यानी मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, आपकी दुकान पे आई, आपको दुकान खोलनी है उस चीज को बेचने के लिए, तो ट्रेडिंग के लिए 53% लोन जम्मू कश्मीर में मुद्रा के तहत दिया गया। यानी मुद्रा लोन का जो असली मकसद था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, असली मकसद था नौकरियां पैदा करने के लिए, असली मकसद था नया एंटरप्रेन्योर बनाना, असली मकसद था ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को लोन देकर उन्हें इस काबिल बनाना कि वो अपने यूनिट चलाएं, वो अपनी इंडस्ट्री चलाएं, वो अपना कारोबार करें। इस लोन की, मुद्रा लोन की जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट को अगर ध्यान में रखा जाए तो साफ तौर पे ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग किसी की प्रायोरिटी नहीं, एग्रीकल्चर किसी की प्रायोरिटी नहीं, सर्विसेज प्रायोरिटी है और ट्रेडिंग प्रायोरिटी है। उसके बाद किनको लोन दिया गया? पढ़े लिखे लोग लोन ले रहे हैं, 10वीं पास लोन ले रहा है, 12वीं पास लोन ले रहा है, या अनपढ़ लोन ले रहा है। जाहिर सी बात है, आप ये सोचेंगे कि अनपढ़ आदमी के लिए अपनी जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है, कम पढ़े लिखे के लिए अपनी जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। कम पढ़ा लिखा दुकानदारी करना चाहेगा, कम पढ़ा लिखा हर वो काम करना चाहेगा जिस काम में वो आज़ाद हो, आसानी से वो काम भी कर सके, उसको फायदा भी हो और उसका घर भी चले। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि वो दुकानदार भी बनेगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है, वो हर वो काम कर सकता है जिस काम में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोन का पहला हकदार वो है जिसके बारे में आपको ये यकीन है कि इस आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि ये सरकारी नौकरी ले सके, ये किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम कर सके, ये किसी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे। जाहिर सी बात है उस आदमी के लिए ये लोन की स्कीमें हैं और उसके लिए हैं जो ये सोचता है, जिसके जहन में ये बात है, पढ़ाई मैंने जितनी मर्जी उतनी की हो लेकिन मुझे लोन लेकर अपना कारोबार करना है। मैं सरकार का इंतजार नहीं करूंगा कि सरकार मेरे लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान कब करेगी। जब मुद्रा लोन की स्कीम में मैंने ये ब्रेकअप देखा जो इस रिपोर्ट में है, इस ब्रेकअप के मुताबिक जिन लोगों को इस सर्वे का हिस्सा बनाया गया उन लोगों में से 21 लोग वो थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, जिन्हें लोन दिया गया। 67 लोग वो थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन स्कूल कभी गए नहीं। 215 वो लोग थे जिन्होंने 10वीं से कम पढ़ा था। 252 वो लोग थे जिन्होंने 12वीं की हुई थी, जो 12वीं से कम पढ़े हुए थे। और उसके बाद 224 वो लोग थे जिन्होंने 12वीं पास की, और उसके बाद 155 वो लोग जो ग्रेजुएट हैं और 36 वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई की है। साफ तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट लोन नहीं ले रहे, ग्रेजुएट लोन कम ले रहे हैं। लोन कौन ले रहा है? जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, 12th पास किया है, या जो 12th से नीचे नीचे पढ़े हुए हैं, ये लोग लोन ले रहे हैं। ये इस सर्वे से साफ होता है। यानी ये सर्वे साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आज भी जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट जिन बच्चों ने करी हुई है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले। लेकिन वो बीच वाला वर्ग, जिस वर्ग ने ना तो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ना उन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, बल्कि 12वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 10वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, वो लोग लोन ले रहे हैं, वो लोग कारोबार कर रहे हैं। मगर मुद्रा लोन स्कीम से एक बात तो साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर में बैंक आपको तभी लोन देते हैं जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कारोबार हो। अगर आपके पास कारोबार नहीं और आप बैंक के बलबूते पर कोई भी कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो आपका किसी बड़े बाप का बेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका किसी पावरफुल नेता का बच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब कोई ये ना कहे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों को भी बैंक इसी तरीके से और इसी पैमाने पर लोन देते हैं और वो भी अपना कारोबार इसी तरीके से खड़ा करते हैं। यानी आप बैंक के पास चले जाएं, अगर आप एक आम आदमी के बच्चे हैं, अगर आपके पीछे कोई सियासी पैठ नहीं, अगर कोई बड़ा सियासतदान आपको नहीं जानता, अगर बैंक में आपके दोस्त नहीं हैं, आपके हमदर्द नहीं हैं,
तो आपको इतनी फॉर्मेलिटीज बताई जाएंगी कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते आपके बाल सफेद हो जाएंगे, और बाल सफेद होने के बाद आपको ये कहा जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, क्योंकि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है लोन के लिए क्योंकि आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है लोन के लिए क्योंकि आपने 10 साल पहले जब हमसे लोन लिया था तो तब आपने डिफॉल्ट किया था। आपको ये सब कहानियां सुनाई जाएंगी। ठीक है, साफ तौर पे ये है कि अगर आप करोड़पति लोन अकाउंट होल्डर हैं बैंक के, तो आपको डिफॉल्ट करने के बाद भी बैंक आपके घर आकर लोन देगा। लेकिन अगर आप मामूली से गरीब से डिफॉल्टर हैं तो बैंक आपको ब्लैकलिस्ट करता है, और उसके बाद हर आने वाले मैनेजर को करोड़पति डिफॉल्टर के बारे में तो बाद में बताया जाता है, लेकिन वो गरीब छोटे डिफॉल्टर के बारे में पहले बैंक का लोन असिस्टेंट, क्लर्क, ये सब कहानी सुना देते हैं कि फला आदमी अगर लोन लेने के लिए आएगा तो उसको मत दीजिएगा। मैं ये तमाम बातें जब आपके साथ शेयर करता हूं, यकीन मानिए ये जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने इन बैंक्स के साथ डील करते हुए सीखा है और समझा है वो आपके साथ, रुको वहीं पर खत्म कर देना।